चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें जो दूसरा वेरिएंस दिया हुआ है, एनी अदर अनबायस्ड एस्टिमेटर विद वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो ये जो सिग्मा स्क्वायर ई दिया हुआ है, दरअसल ये एफिशिएंसी के टर्म में दिया हुआ है, जहां पर ई है T1 और T2 के बीच की एफिशिएंसी। तो अब ये एफिशिएंसी अगर हम इसको T1 की मान लेते हैं ई को, तो ई का फार्मूला बन जाएगा जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, T2 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो T2 को हम ऊपर रखते हैं और T1 को नीचे रखते हैं। T1 का वेरिएंस अगर हम सिग्मा स्क्वायर सपोज कर लें तो वेरिएंस ऑफ T2 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर इंटू ई, यानी हमें जो दिया हुआ है वो इसका रिवर्स है। तो अभी इसको तो आप हटा ही दो, इससे मतलब नहीं है हमारा कोई भी, जो गिवन है हम उसको लेकर चलते हैं। ठीक है, ये है T2 का वेरिएंस, ये है T1 का वेरिएंस, और T1 के बारे में कहा गया है एस्टिमेटर विद मिनिमम वेरिएंस, यानी ये वेरिएंस है मिनिमम। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, T1 और T2 के बीच का कोरिलेशन बताना है, यानी हमें रो की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। इसको करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं T1 और T2 का। लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जैसे हमने T एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया तो L1 T1 प्लस L2 T2। कंडीशन ये होती है कि जब भी हम इस T की एक्सपेक्टेशन लें तो ये अनबायस्ड है किसी पैरामीटर थीटा के लिए, और जब हम इस T का वेरिएंस लें तो वो बाकी किसी से भी मिनिमम आए। अगर ऐसा कोई लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है तो हम इस स्टैटिस्टिक्स को या इस एस्टिमेटर को बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर बोल देते हैं, शॉर्ट में इसे ब्लू कहते हैं। तो T को लेकर हम चलेंगे, फिर हम T1 और T2 के बीच का कोरिलेशन को प्रूव करेंगे। चलिए तो देखते हैं स्टेप्स क्या हैं इसके और कैसे हम इसे करते हैं। तो पहली लाइन सबको क्लियर है, T1 T2 टू अनबायस्ड एस्टिमेटर है किसी पैरामीटर थीटा के लिए, इसलिए दोनों की एक्सपेक्टेशन थीटा के बराबर होगी। T एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया गया है L1 T1 L2 T2, ये हमें अपनी तरफ से लेना होगा। L1 L2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, और अगर हम इस T की एक्सपेक्टेशन लें तो थीटा कांस्टेंट होकर कॉमन हो जाएगा और L1 प्लस L2 बचेगा, यानी एक्सपेक्टेशन T की वैल्यू थीटा तभी आ सकती है जब L1 और L2 मिलकर क्या हो जाए, 1 हो जाए। यानी हम L1 और L2 की वो सारी वैल्यूज ले सकते हैं जिनको जोड़ने पर 1 आता है। तो अनबायसनेस की ये कंडीशन होती है, जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो इसको लेकर चलेंगे, यानी अगर ये कंडीशन हम लेकर चलते हैं तो इसका मतलब है कि हम मान रहे हैं कि हमारा T स्टैटिस्टिक्स थीटा के लिए अनबायस्ड है। अब L1 L2 की बहुत सारी इनफाइनाइट ऐसी वैल्यूज हो सकती है जिनको जोड़ने पर 1 आए, उनमें से L1 L2 की वो वैल्यूज जिसके लिए वेरिएंस मिनिमम हो जाए वो हमारे लिए सबसे अच्छी वैल्यूज होंगी, जो हमारे वेरिएंस को मिनिमाइज कर देंगी। अच्छा, कोई कंडीशन नहीं है कि सारी प्लस में हो, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती हैं वैल्यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। T would be unbiased if and only if L1 plus L2 is equal to 1। वेरिएंस T कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएंस T का फॉर्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा BSc फर्स्ट ईयर में, कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाता है, और अगर T1 T2 इंडिपेंडेंट होते हैं तो कोवेरिएंस 0 हो जाता और बाद वाला टर्म नहीं आता। तो वेरिएंस का फॉर्मूला मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। कोवेरिएंस को रो के टर्म में लिखा गया है, ये कहाँ से आया है, रो का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस बिटवीन T1 एंड T2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वेरिएंस ऑफ T1 एंड वेरिएंस ऑफ T2। यहाँ से हम कोवेरिएंस की वैल्यू को लिख सकते हैं रो इनटू दिस, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, और वेरिएंस ऑफ T1 को सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ T2 को सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई पुट कर दिया गया है। तो यहाँ पर और कुछ नहीं किया गया, इस सिस्टम में वेरिएंस T1 T2 की वैल्यू पुट की गई है और एक इस फॉर्मूले का यूज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 4 बन गई हमारी। इक्वेशन 4 में सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट था, कॉमन ले लिया गया है, और ये बन गया L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर 1 अपॉन ई प्लस 2L1 L2 रो रूट 1 अपॉन ई। T वुड बी बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर इफ वेरिएंस T इज मिनिमम। T को हम सबसे अच्छा कब मानेंगे, जब इसका वेरिएंस मिनिमम आ जाए। तो अभी आपको ऊपर एक स्टैटिस्टिक्स दी गई है T1, और T1 के बारे में क्या कहा गया है कि ये वेरिएंस मिनिमम है, यानी हम जब वेरिएंस ऑफ T निकालेंगे तो उसको हम किससे चेक करेंगे, वेरिएंस ऑफ T1 से चेक करेंगे। अगर ये इससे छोटा आता है
तो ये बेस्ट एस्टिमेटर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरिएंस टी इज मिनिमाइज फॉर द वेरिएशन इन L1 एंड L2। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, L1 L2 की हमें वो वैल्यूज चूज करनी होंगी जिसके लिए पूरा फंक्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मैक्सिमम मिनिमा का, यानी इस वेरिएंस ऑफ टी को एक बार L1 के रेस्पेक्ट में, एक बार L2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर वहां से L1 L2 की जो वैल्यूज आएंगी वो इसकी मिनिमम वैल्यूज डिफाइन करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन L1 के रिस्पेक्ट में हुआ है, एक इक्वेशन बन गई, फिर L2 के रिस्पेक्ट में हुआ, एक इक्वेशन बन गई। ये आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को आपस में इसलिए सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है क्योंकि हमें L1 और L2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको एक्स्ट्रा समझाऊं, इसको पूरा आपको देख लेना है यहाँ तक। हाँ बोलो सर, ये L1 प्लस L2 कैसे किया गया? आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है बेटा, या तो लीड हटाइए या तो लीड लगाइए, कुछ करिए, फिर से बोलिए। सर ये L1 प्लस L2 कर दिया है सर, ये वाला स्टेप समझा दीजिए और के नीचे। हाँ यही तो मैं बताने जा रहा था, यहाँ पे ही तो बताने वाला है। आपने रूल पढ़ा था, हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा योगांतरानुपात का रूल, और इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस रूल का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस ए, यानी अंश आपस में जुड़ जाते हैं और डिनोमिनेटर आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस इक्वेशन का यूज किया गया है, तो L1 L2 को जोड़ दिया गया है और नीचे वाले को भी जोड़ दिया गया है। क्लियर हो गया? ये रूल तो याद है ना आपको? यस सर। सर ये 1/1 प्लस e माइनस इसके बराबर कैसे लिखा गया? हाँ, ये 1 इसलिए आया है क्योंकि अनबायसनेस की कंडीशन का यूज किया गया है। क्या थी अनबायसनेस की कंडीशन? यस सर समझ गए। L1 प्लस L2 की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, ठीक है, तभी तो हमारा अनबायस्ड होगा। तो L1 प्लस L2 यानी इसी को हमने इसके बराबर लिखा, या फिर L1 प्लस L2 को 1 रख दिया है। ठीक है, तो आगे और कहीं दिक्कत है सर? उसके बाद अगला स्टेप? हाँ, अगला स्टेप मैं बता देता हूँ। L1 की वैल्यू कैसे आएगी, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो का जो रूल होता है उसमें हम इसी के इक्वल में लिखते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है। अब L1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे ऊपर, L1 की वैल्यू आ जाएगी, और L2 के लिए हम इसे ऊपर भेज देंगे, L2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? यस सर समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज ऑफ L1 एंड L2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी थी? लीनियर कॉम्बिनेशन वाली, जिसमें हम लोगों ने लिखा था T इज इक्वल टू L1 T1 प्लस L2 T2। तो इसमें हम L1 और L2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये L1 की वैल्यू पुट हो गई और ये L2 की, ये आ गया हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। T would be the best unbiased linear combination of T1 and T2 substituting the values of L1 and L2 in equation number 4। यानी हमने L1 L2 की वो वैल्यूज निकाली जो मिनिमाइज करेंगी वेरिएंस को, इसलिए T को हम बेस्ट अनबायस्ड लीनियर कॉम्बिनेशन मान सकते हैं T1 T2 का। अब हम L1 L2 की वैल्यूज को वेरिएंस की इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो वेरिएंस की इक्वेशन में आपको याद होगा सिग्मा स्क्वायर बाहर आया था, वेरिएंस ऑफ T1 प्लस वेरिएंस ऑफ T2 इंटू 1/E, और यहाँ पर वेरिएंस T1 T2 था और साथ में था रो अपॉन रूट ई। याद है सबको? यस सर। यहाँ पर रूट भी था, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोवेरिएंस के फॉर्मूले से रूट भी था वेरिएंस T1 पे। तो इसका रूट लेंगे तो रूट वाली वैल्यू लिखी हुई है, देख लीजिए यहाँ पर है ना, और इसका भी रूट लेंगे। 2 टाइम्स जो था वो तो बाहर ही था, तो 2 टाइम्स अंडर रूट वेरिएंस ऑफ T1 वेरिएंस ऑफ T2। क्लियर है सबको? ये वैल्यू थी वेरिएंस ऑफ T1 वेरिएंस ऑफ T2 2 टाइम्स, तो 2 रो वहां से आ गया और बाकी सब वैल्यू पुट करने के बाद आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में सिग्मा स्क्वायर तो पहले से बाहर था, अपान में यानी जो डिनोमिनेटर है उसमें से कॉमन पोर्शन ये मिल गया 1 प्लस ई माइनस 2 रो रूट ई होल स्क्वायर। ये कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, एक तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, दूसरा इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद जितने स्टेप्स आएंगे उसमें से जो कैंसिल हो जाएंगे उन्हें कैंसिल कर लेंगे, और अंदर हम इस तरह का बनाने की कोशिश करेंगे जैसा हमारे पास डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, और वो इजीली बन भी जाएगा। बस 1 उठाना है, ई उठाना है, 2 रो
रूट ई उठा लेना है, और एक ऐसा पोर्शन होगा जिसमें से रो स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये वाला बन जाएगा। अब पूरी क्वेश्चन से फिर ये पोर्शन कॉमन हो जाएगा और एक नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस रो स्क्वायर। चलिए, तो वेरिएंस ऑफ टी की वैल्यू आ गई, सिग्मा स्क्वायर इस तरफ था, इसको हम इस तरफ भेज देंगे तो टी को डिवाइड करेगा और इधर वैल्यू ये बचेगी, यानी हमारे पास आ गया वेरिएंस ऑफ टी अपॉन सिग्मा स्क्वायर। नीचे वाले में क्या किया जा रहा है, 1 माइनस रो स्क्वायर को कॉमन लिया जाएगा, तो इस जगह पे 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा और इसके नीचे डिवाइड में ही आ जाएगा 1 माइनस रो स्क्वायर। ये पोर्शन ऊपर वाला कैंसिल हो गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब इक्वेशन हमारी 6 ये बन गई है और इस इक्वेशन को लेस आर इक्वल टू 1 कहा गया है। अब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया। चलिए देखिए, हमने अगर लिखा 1/1 तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू आएगी 1, लेकिन अगर हम लिख दें 1/1 प्लस समथिंग, और ये जो समथिंग है ये अगर पॉजिटिव हो तो वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी, और अगर निगेटिव हो, यहाँ पर एक क्वांटिटी है वो निगेटिव है, तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी और डिवाइड करने पर 1 से बड़ा मिलेगा। यहाँ पर नीचे वाली क्वांटिटी 1 से बड़ी हो रही है, ऊपर रहेगा 1, नीचे हो जाएगा बड़ा, तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो बस हमारा काम ये है कि हम ये बताएं कि ये क्वांटिटी है पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। देखिए कैसे हम बताते हैं आपको, तो जो बेसिक्स हैं बस वही रूल हम अप्लाई करेंगे और जल्दी से आप समझ जाएंगे कि कैसे ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो ऊपर जो रखा हुआ है वो है किसी एक नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा प्लस में रहता है। नीचे है 1 माइनस रो स्क्वायर, जहाँ पर रो की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 to 1। अगर हम इस रो का स्क्वायर कर दें तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to 1। क्लियर? यस सर। अब 0 to 1 अगर हम वैल्यू इसकी लेंगे, 0 का मतलब नो कोरिलेशन, 1 का मतलब परफेक्ट कोरिलेशन, तो ये दोनों केस ही होने थोड़ा सा मुश्किल है। यानी ना तो हम परफेक्ट कोरिलेशन ले सकते हैं, ना तो हम 0 कोरिलेशन ले सकते हैं, यानी वैल्यू रहेगी 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच मतलब पॉजिटिव। तो जब रो की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो 1 से घटने के बाद, 0 से 1 के बीच में, ये भी ध्यान रखना, 1 से घटने के बाद ये वैल्यू प्लस में ही तो बनी रहेगी। तो जब ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू प्लस में है, द होल क्वांटिटी इन पॉजिटिव, और कोई भी प्लस की वैल्यू 1 में जुड़ेगी तो नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा 1 से बड़ा, और इसलिए ये वैल्यू आएगी लेस देन 1। यानी यहां से हमारा कंक्लूजन निकलता है वेरिएंस ऑफ टी अपॉन सिग्मा स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एग्जाम में आपको बताना नहीं होता है, बस डायरेक्ट लिख देना होता है, बाकी एग्जामिनर उसको देखकर समझ जाएगा कि आपने क्या किया है। अब यहाँ पर आया T1 इज द मोस्ट एफिशिएंट। T1 को मोस्ट एफिशिएंट तो हमारे क्वेश्चन में ही कहा गया था, और आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, MVU एस्टिमेटर्स आर, याद है कुछ, यूनिक। और ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी कि जो मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर होते हैं वो यूनिक होते हैं। यानी अगर हमने कहा T1 MVUV है, T2 MVUV है, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक जैसे हैं। और यही एक थ्योरम आपके इस कोर्स में है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। तो MVUV यूनिक होते हैं, यानी अगर हमने किसी को MVUV कह दिया तो यही मिनिमम वेरिएंस रखेगा बाकी किसी से। दूसरा अगर कोई MVUV होगा भी तो वो इसके बराबर आ सकता है, इससे छोटा वेरिएंस लेकर नहीं जा सकता है। तो ये आ गया वेरिएंस ऑफ T1 लेस आर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T, यानी T1 का वेरिएंस MVUV है यानी मिनिमम वेरिएंस है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन से ये या तो छोटा होगा या फिर बराबर की सिचुएशन हो सकती है जब दोनों एक जैसे हो जाएं। तो ये कंडीशन और ऊपर वाली कंडीशन को जरा मर्ज करते हैं। देखिए ऊपर वाली कंडीशन को हम लिख लेते हैं, क्या थी, वेरिएंस ऑफ T अपॉन सिग्मा स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1। इस वाली कंडीशन में क्या लिखा गया है, वेरिएंस ऑफ T1 लेस आर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T। अगर वेरिएंस ऑफ T1 की वैल्यू हम सिग्मा स्क्वायर पुट कर दें तो यहाँ से आ जाएगा वेरिएंस ऑफ T ग्रेटर आर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आएगा वेरिएंस ऑफ T अपॉन सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन कह रही है वेरिएंस ऑफ T अपॉन सिग्मा स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन कह रही है वेरिएंस ऑफ T अपॉन सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं 1 के, यानी ग्रेटर और लेस की कंडीशन आने पर हम बोल देते हैं कि ये क्वांटिटी उसी के बराबर है, क्योंकि इसमें जो दोनों बातें हैं लेस और ग्रेटर की, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं। इन दोनों की एक ही बात कॉमन है जो है इक्वल टू की, तो इसीलिए ये मस्ट भी इक्वल हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ T अपॉन सिग्मा स्क्वायर मस्ट भी इक्वल टू 1।
क्योंकि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होंगी अगर हमने लेस लिया या फिर ग्रेटर लिया। एक होगी तो दूसरी वायलेट हो जाएगी। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। बस इसके बाद हमको वेरिएंस 1 के इक्वल कर दिया। अब वेरिएंस टी अपॉन सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू ऊपर आई थी, जिसको हमने लेस देन 1 बताया था, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को यूज करेंगे वेरिएंस टी अपॉन सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू का। तो वेरिएंस टी अपॉन सिग्मा स्क्वायर 1 है और ये वैल्यू वहां से पुट कर ली गई है। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, देख लो, अगर कहीं कोई दिक्कत लगे तो बताओ मुझे। नहीं सर, हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट डाउट किसका है बताओ। सर एक बार मेथड ऑफ मूवमेंट से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला बता दीजिए। ठीक है, अभी बता देते हैं। किसने पूछा है क्वेश्चन? सर अरुणिमा। अरुणिमा। चलो, और किसी का कोई डाउट है? क्योंकि अगला भी तैयार रखो। सर नॉर्मल की टेबल पूछ रही थी। नॉर्मल की टेबल देखना है। नॉर्मल की टेबल किस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप ये पूछ रही हैं? सर एनपी लेमा में पेज नंबर 10 पे जो क्वेश्चन है वही बता दीजिए पूरा बस। चलिए मैं बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मेथड ऑफ मूवमेंट्स को नॉर्मल पे देखना है। ठीक है, मेथड ऑफ मूवमेंट होता क्या है, तो आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज मेथड ऑफ मूवमेंट? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? चलिए, मेथड ऑफ मूवमेंट्स इज अ मेथड विच इज यूज फॉर द एस्टिमेशन प्रोसेस। हम इसको पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं। दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ एस्टिमेशन विच इज मोर पॉपुलर। ये एमएलई के बाद दूसरे नंबर का मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इस मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें हम दी हुई पॉपुलेशन के मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, जितनी ज़रूरत होगी उतने। जितनी का मतलब कि जैसे हमारे पास अननोन पैरामीटर 2 हैं तो हम कम से कम 2 मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। मूवमेंट्स को हम प्रदर्शित करते हैं μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश एसेट्रा। तो जनरल वे में हम इसको लिख लेते हैं μr डैश। ये तो पॉपुलेशन के मूवमेंट्स हो गए। इसके साथ साथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं सैंपल के मूवमेंट्स। सैंपल के मूवमेंट्स का rth मूवमेंट का जो फार्मूला होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसी में आपको r की वैल्यूज बदलती रहना है और आपको नए मूवमेंट्स मिलते रहेंगे। जैसे r की वैल्यू 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा? समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi to the power 1, यानी सैंपल मीन मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर वैल्यू 2 रख दें तो सिंपली xi पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर। तो मेथड ऑफ मूवमेंट में अब अगला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम इक्वेट करते हैं, यानी इधर का पॉपुलेशन का मूवमेंट सैंपल के मूवमेंट के इक्वेट करते हैं और फिर बनती हैं इक्वेशंस और हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करके इसे निकालते हैं। अगर आपको मेथड ऑफ मूवमेंट्स में पॉपुलेशन के मूवमेंट्स याद हैं, जो कि आप एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आपको निकालना नहीं है। जैसे मैं अगर कहूँ x फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा, तो कौन मुझे बताएगा μ1 डैश की वैल्यू? म्यू। बिल्कुल सही। μ2 डैश की वैल्यू कौन बताएगा? सिग्मा स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, वेरी गुड। μ3 डैश की वैल्यू क्या होती है? चलो खैर, और की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वैल्यू अगर आपको याद है तो अच्छा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हम करेंगे क्या, हम इस μ1 डैश और μ2 डैश को इक्वेट करेंगे m1 डैश और m2 डैश के। m1 डैश की वैल्यू हम यहाँ पर लिख चुके हैं, यही यूज कर लेते हैं। तो पहला मोमेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो म्यू की वैल्यू आएगी x बार, यानी हमने म्यू को सैंपल मीन से एस्टिमेट कर लिया। हमको अगर कहीं पर पॉपुलेशन का मीन म्यू बताना है और हमारे पास सैंपल का मीन हमको पता है, तो हम बता देंगे म्यू की वैल्यू ये है। म्यू एस्टिमेट हो गया पहली इक्वेशन से। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। तो दूसरी इक्वेशन है सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर और इस तरफ हमारे पास है 1/n समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर चाहिए, क्योंकि म्यू को तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब हमें सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर निकालना होगा तो हम
यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू म्यू के टर्म में आ रही है, यानी जब तक हमको म्यू का एस्टिमेटर नहीं पता होगा तब तक हम ये नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें इस वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 1, सिग्मा स्क्वायर कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा म्यू कैप स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में हम म्यू कैप की वैल्यू को पुट कर लेंगे, यानी हमने पहली इक्वेशन में मिली हुई वैल्यू को यूज कर लिया एक्स बार स्क्वायर। अब इसको अनदर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जो कि आप सबने पढ़ रखा है, सैम्पलिंग में तो बहुत अच्छे से पढ़ा है। हम इसको लिख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार होल ऑफ स्क्वायर। और अब आप ये भी कह सकते हो कि जो मेथड ऑफ लाइक्लीहुड एस्टिमेटर था और जो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट था, दोनों आपस में क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए, क्योंकि एमएलई में भी म्यू इतना ही आता है और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू इतनी ही आती है। तो एमएलई और एमएमई दोनों हो गए कोइंसाइड। तो ये था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मेथड ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, चलिए अगला डाउट क्या है किसी का, बताओ। सर हाँ बोलो। सर इसमें ये जो सीआर वाला क्वेश्चन, सी कैमरा वाले क्वेश्चंस होते हैं सर, इसमें कई बार लिख के आता है कि वेरीफाई दैट देयर एग्जिस्ट एमवीबी एस्टिमेटर, कई बार लिख के आता है फाइंड एमवीबी एस्टिमेटर। देखो मैं बताता सर हूँ, अब क्या क्या करना है ये बता दीजिए। मैं सब सारे स्टेप बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे कहा जा रहा है फाइंड एमवीबी एस्टिमेटर, तो एस्टिमेटर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यूज करनी है। अब एस्टिमेटर फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो आपको क्या क्या दिया रहेगा। पहली चीज तो पॉपुलेशन कौन सी है, नॉर्मल है, पॉइसन है, बायनॉमियल है, ये दिया रहेगा। दूसरी चीज आपको पॉपुलेशन पता है तो पैरामीटर भी पता रहेगा, और ये आपको बताएगा कि किस पैरामीटर के लिए आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड एमवीबी एस्टिमेटर यानी मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ पैरामीटर थीटा या फिर सिग्मा स्क्वायर, किसी का भी बोला जा सकता है। तो आप यहाँ से निकालोगे स्टैटिस्टिक्स एमवीबी एस्टिमेटर, यहाँ से जो ये डीटी आएगा ये बनेगा एमवीबी एस्टिमेटर। अब मान लो आपसे कहा जा रहा है कि वेरीफाई दैट दिस एस्टिमेटर इज एमवीबी, तो आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा, क्रैमर राव इनइक्वालिटी निकालनी पड़ेगी। यानी आप इस dt को अगर हम t सपोज कर लें तो क्रैमर राव के फार्मूले में जाकर आपको क्रैमर राव का लोअर बाउंड कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि आप कर लेंगे। स्टेप नंबर 1 आप समझ गए, स्टेप नंबर 2 ये हो गया। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 पे आपको इस स्टैटिस्टिक्स t का वेरिएंस निकालना होगा यूजुअल मेथड से। यूजुअल मतलब क्रैमर राव का इक्वेशन नहीं यूज करना है। जैसे मान लो इस t की वैल्यू हमारे पास ये है 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार, या फिर यहाँ म्यू लिख लेते हैं एक्स आई माइनस म्यू होल ऑफ स्क्वायर। ये है हमारे पास t की वैल्यू। तो आपको यहाँ होल स्क्वायर ओपन करना है, n से डिवाइड करना है, फिर इस पर वेरिएंस अप्लाई करना है, और तब मिलेगी इस t स्टैटिस्टिक्स के वेरिएंस की एक्चुअल वैल्यू। फिर एक्चुअल वैल्यू को क्रैमर राव से मैच करो, देखो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर एक्चुअल वैल्यू क्रैमर राव से मैच हो गई तो हम यहाँ पर डेफिनेटली कह सकते हैं कि दिस स्टैटिस्टिक्स t इज एन एमवीबी एस्टिमेटर। क्लियर हो गया? यस सर। सर ये जो आपने सेकंड स्टेप लिखा है सीआर, अच्छा सर आप ही बोलिए पहले। नहीं बताओ क्या कह रहा हूँ। सर जो सेकंड स्टेप में सीआर ये लिखा है सर, एक और इसके दूसरी कंडीशन से भी तो निकल सकता है सर। आप ये आपका काम है कि आप कैसे भी निकालो। आप चाहो तो यहाँ से निकालो सीआर, यहाँ से सीआर कैसे निकलेगा। अब जैसे ये कंडीशन यूज करने के बाद इस फॉर्मूले को यूज करना थोड़ा सा बचकाना हरकत है। अगर आपने ये कंडीशन यूज कर ली है तो यहाँ से सीआर का जो वेरिएंस आता है वो क्या आता है, यहाँ पे लिख देना वीटी सीआर, ये आता है साई डैश डिवाइडेड बाई ए थीटा। तो ये वाला यूज कर लेना। यहाँ से जो आएगा वो भी क्रैमर राव का लोअर बाउंड ही होगा, क्योंकि ये तो हमने प्रूफ ही कर रखा है ना। तो आपका स्टेप 2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर, कई बार मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर लिखा होता है, वो कैसे कैलकुलेट होगा? उस केस में आपको एक स्टेप और बढ़ाना है। अभी तक एमवीबी कहा गया था, अब की बार कहा गया एमवीयूबी, मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर, मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर, यानी एमवीबीयूई ये निकालना है। तो इस केस में एक स्टेप और ये बढ़ेगा, सब कुछ सेम रहेगा।
बस आपको एक्सपेक्टेशन टी पैरामीटर के बराबर दिखानी पड़ेगी। तो आपका जैसे ये वाला आया है तो आप इसकी एक्सपेक्टेशन लो और इसकी एक्सपेक्टेशन sir. को दिखाओ कि ये पैरामीटर के बराबर आ रहा है। तो कैसे कर पाओगे इसको करने के लिए काई स्क्वायर में कन्वर्ट करके करना। अब इसकी एक्सपेक्टेशन Yes, को हमें sir. अगर दिखाना है तो हम क्या करें, इसमें थीटा से मल्टीप्लाई कर दें या सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड करते तो हैं। सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड वाले पोर्शन को हमने अंदर डाल दिया, ये डिवाइड वाला अंदर हो गया। अच्छा, अभी काई स्क्वायर जब बन जाएगा तब फाइनल पे हम आएंगे, ठीक है। हाँ, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको मान लो हमने टी मान रखा था, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी ले रहे थे ना, एन को भी बाहर कर लेंगे। जब हम सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन को बाहर कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एन के बराबर आएगी, यानी मीन। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। यानी हमारी स्टार्टिंग होगी यहाँ से एक्सपेक्टेशन टी इक्वल टू, फिर यहाँ भी लिखा रहेगा एक्सपेक्टेशन टी इक्वल टू, फिर लास्ट स्टेप ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन टी सिग्मा स्क्वायर के बराबर आने का मतलब कि टी सिग्मा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड हो गया। अब इसका नाम पड़ जाएगा मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। अपने क्वेश्चन को जब भी पूछा करो तो उसके साथ एक सपोर्ट में क्वेश्चन भी रखा करो, यानी आपको जब ये डाउट हुआ था उस समय कौन से क्वेश्चन को देख कर हुआ था वो जरूर सामने रखा करो, ताकि बाकी बच्चे जो मतलब देख रहे हैं क्लास को वो भी अच्छे से समझ पाएंगे कि ये किस क्वेश्चन के लिए कहाँ पर कैसे क्या समझाया गया है, ठीक है। चलो, अभी ने किसी कुछ पेज नंबर बताया था, किसने बताया था? पेज नंबर 10 एनपी लेमा का। एनपी लेमा का पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे कौन सा क्वेश्चन है एनपी लेमा का? मोस्ट पावरफुल टेस्ट निकालने का है, कैसा क्वेश्चन बताइए। सर बीसीआर और पावर ऑफ द टेस्ट अच्छा, निकालने के लिए। ठीक है, ओके, वेट फॉर द पीडीएफ। तब तक हम लोग और बातें कर लेते हैं जब तक ये ओपन होता है। और किसी का कोई डाउट है? हाँ सर, एनपी लेमा के क्वेश्चन में जनरली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता है ना? तुम लोगों में बहुत ही नॉर्मल आता है, तुम लोगों में केवल आएगा कि वो या तो अल्फा बीटा निकलवाएंगे, है ना, या तो सर तो फिर टेबल का यूज होगा। टेबल का यूज अगर होगा तो उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आपने टेबल यूज की है उसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, और अगर नहीं दी जा रही तो आप इनसे डिमांड कर सकते हैं कि आप मुझे टेबल प्रोवाइड करिए, ठीक है। हालांकि ऐसी नौबत आती नहीं है। हाँ, ये हमने 9 नंबर ओपन कर लिया। अब बताओ बेटा, इसमें क्या तुम्हें कहाँ पे दिक्कत है? सर पेज नंबर 10 पे। आप लोगों को शोर तो नहीं आ रहा है पटाखों का या बैंड का? सब बहुत आ रहा है। आ रहा है, हालांकि मैंने माइक लगा रखा है, माइक के साथ तो शोर जाना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अब मेरी आवाज़ थोड़ा तेज आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है, तो मेरी आवाज़ पे कंसंट्रेट करिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। अना बताओ कहाँ पे दिक्कत है आपको? सर पेज 10। चलो हम आपको यहीं से बता देते हैं। इसमें देखो, जो पोर्शन मैंने इधर ब्रैकेट में बंद करके क्रॉस किया है ये आपको नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क हो गया। हम सिंपल आपको यहाँ से बता देते हैं इस इक्वेशन से कि हमको नॉर्मल की टेबल कैसे देखनी है। नॉर्मल की टेबल को देखने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना एक मिनट मैं ज़रा नॉर्मल की टेबल भी ओपन कर लूँ, तब तक जब वो ओपन होगी तो मैं आपको इधर समझाता हूँ। नॉर्मल की टेबल, नॉर्मल की टेबल आपके पास कौन सी वाली है? इनफाइनाइट वाली है? कोई टेबल आपने प्रिंट आउट करवाई है? सर माइनस इन्फिनिटी टू जेड। माइनस इन्फिनिटी टू जेड वाली है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू जेड टेबल, चलो मैंने एक टेबल ओपन की है, तब तक हम आपको इधर समझाते हैं। चलो हमारे पास जीरो वाली खुल गई, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से भी आपको समझा दूंगा, ओके। देखिए
ओके तो सर। यहाँ पर हमें क्या करना था, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अल्फा की वैल्यू जब तक आपको नहीं गिवन होगी आप नॉर्मल की टेबल का यूज़ नहीं कर पाएंगे, या तो आप अल्फा सपोज करिए। यहाँ पर हमें दिया है प्रोबेबिलिटी जेड इज ग्रेटर देन दिस पॉइंट। ये पॉइंट कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए जेड अल्फा मान लेते हैं। अब अगर हम फिगर को देखें तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कह रही है कि द रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन दिस पॉइंट, और इस बात की प्रोबेबिलिटी अल्फा। तो अल्फा प्रोबेबिलिटी को तो हम इधर दर्शाते हैं, और रैंडम वेरिएबल जेड इस पॉइंट के ऊपर, यानी ये पॉइंट हमने दर्शाया और इसके ऊपर ये वैल्यू है जेड की, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें अल्फा दी हुई है। ये बात आपको क्लियर हो गई? यस सर। अब मान लो अल्फा की वैल्यू आपको दी है 5%, तो आपको इस तरफ 5% छोड़ना है, यानी इधर 5% छोड़ने का मतलब क्या हुआ, इधर हमको कितना लेना है 95%। ओके, 95% एरिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इधर वाला 0.5 हो जाएगा और इधर वाला 0.45 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल की टेबल 0 के अबाउट सिमेट्रिक होती है जब हम उसे एसएनवी में कन्वर्ट करते हैं। ये बात आपको पता है? ओके, हाँ, आपको बोलना है अगर समझ में आया है तो। कोई सर कैसे एक बार फिर से बता दिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। नॉर्मल की टेबल की प्रॉपर्टी होती है कि वो एसएनवी अगर है तो 0 के अबाउट सिमेट्रिक होती है, यानी 0 के इस तरफ जितना होगा इस तरफ जितना होगा, तो टोटल एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी कर्व होता है 1, यानी 0 के इस तरफ होगा 1/2 और इस तरफ होगा 1/2। तो हमने ये देखा कि इस पॉइंट के पहले का एरिया 95 है, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे थे, 0.5 और 0.45, क्योंकि ये लाइन है 0 की, तो 0 के पहले का तो 0.5 हो गया। अब 95 से 0.5 हटाएंगे तो बचेगा कितना, सॉरी 0.45, हाँ सही, तो 0.45 बचेगा। यानी हमको 0 में वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ तक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 0.45 हो। तो अब हम टेबल का यूज़ करते हैं, देखते हैं 0 से आगे बढ़ने पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो एरिया 0.45 दे रहा है। ठीक है, नॉर्मली आपको एग्जाम में ये वैल्यू दी जाएगी, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी वहाँ पे टेबल देखने को, लेकिन फिर भी पूछा है आपने तो आना चाहिए। अब आप इस टेबल को ध्यान से देखिए और ढूंढिए 0.45 एरिया कहाँ पर है। इस टेबल के लिए आप पहले फिगर देखिए, फिगर बता रहा है कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक जाएंगे, यानी 0 के पहले का एरिया इसने 0.5 पहले से ही सपोज कर लिया है। तो अब 0.45 एरिया ढूंढिए, इसमें देखिए कहाँ पर है जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है 0.45 के। आपको दिखा कहीं पर 0.45? सर 1.6, 0.05, यस सर। ये हम ये वैल्यू ले सकते हैं, ये 0.4495 या फिर 0.5405। क्लियर? ये वैल्यू 0.45 के सबसे नियरेस्ट है। तो अब जरा देखते हैं ये वैल्यू है किस पर, ये है 1.64 पर और 1.65 पर। तो ये वैल्यू थोड़ा सा कम है, ये वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो हमें 0.45 मिल जाएगा। तो ऊपर वैल्यूज़ का भी एवरेज लेंगे, तो कौन कौन सी वैल्यूज़ का हम एवरेज लेने वाले हैं। एक तो वैल्यूज़ हमको मिली है 1.64 और दूसरी मिली है 1.65। जब हम इनका एवरेज लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.645, यानी दिस इज द वैल्यू विच कवर द 45% एरिया बिगिनिंग फ्रॉम द 0। क्लियर? 0 से स्टार्ट करते हुए 0.45 एरिया कौन सी वैल्यू कवर कर रही है, 1.645, यानी जेड अल्फा की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, जेड अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हम इसमें जेड अल्फा की वैल्यू को क्या ले लेंगे, 1.645। और इसमें जो वैल्यू है हम इसको यूज कर लेंगे। हाँ, एन की वैल्यू आपको जो क्वेश्चन में दी जाएगी वो यूज करना, और सी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, समझ में सर तो आ ये गया? जेड अल्फा और अल्फा की वैल्यू दोनों क्वेश्चन में दी होगी। जेड अल्फा वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पे, ये जेड अल्फा वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पे, यानी ये बताती है कि कौन सा पॉइंट लिया जाएगा, और ये अल्फा प्रोबेबिलिटी होती है। तो 0.05 हम नॉर्मली लेते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये हम टेबल से देखते हैं। अगर हमें ये पता है तो, यानी दोनों में से हमें एक चीज़ अगर पता है तो दूसरी चीज़ हम टेबल से देख सकते हैं। तो एग्जाम में क्या करते हैं, आपको वैल्यू दे देते हैं, जैसे बता देंगे कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए
जेड अल्फा अपर पॉइंट मतलब समझ रहे हो, ये वाला होगा 1.645, ये वैल्यू दे देते हैं। अगर मान लो ये अल्फा इस तरफ एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो इसको लोअर अल्फा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और अगर मान लो टू टेल टेस्ट है, टू टेल का मतलब अपर और लोअर दोनों 5% है, तो हम क्या करेंगे इस समय, इसको ले लेंगे 0.025, इसको ले लेंगे 0.025, यानी दोनों को मिलाकर 5%, बीच में अब भी 95 बना हुआ है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसकी वैल्यू आती है -1.96 और इसकी आती है 1.96। ये 95% टू टेल की वैल्यू होती है और ये वैल्यू होती है 95 वन टेल्ड की। वन टेल्ड मीन्स जो अल्फा की वैल्यू है वो एक ही तरफ है, टू टेल्ड मीन्स जो अल्फा की वैल्यू है वो दोनों तरफ है। क्लियर? तो ये वाला हमारा Yes, sir. वन टेल्ड था, इसलिए हम लोग 1.645 लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो जेड अल्फा की वैल्यू फ्रॉम नॉर्मल टेबल आ गई 1.645, इक्वेट करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी और सी की वैल्यू आएगी तो हमारा क्रिटिकल रीजन ओमेगा निकल आएगा। ओके, सर पावर भी बता दीजिए एक बार। पावर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, पावर भी सिंपल इसी मेथड से आएगा। अगर मैं पूछूं आपसे पावर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, नहीं याद है? सर रिजेक्टिंग H0 when H1 is true। रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, यानी रिजेक्टिंग H0 का मतलब क्रिटिकल रीजन हमें वही लेना है, तो देखो रिजेक्टिंग H0 पुट कर दिया गया है। H1 ट्रू मतलब H1 की कंडीशन हमें लेनी है म्यू इक्वल टू 3, यानी अब की बार जब हम SNV में कन्वर्ट करेंगे तो हम मीन की जगह पे 3 यूज करेंगे, जबकि H1 उसमें H0 में शायद मीन कुछ अलग दिया हुआ था। H0 में मीन क्या दिया था, ऊपर देखो क्या घटाया गया है, देखो यहाँ पर 2 घटाया गया है, मीन सर, घटाते टू हैं गया। स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ H0 ट्रू था, यहाँ H1 ट्रू है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। तो अब अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं SNV को तो आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा x बार से 3 घटाया गया है और सिग्मा स्क्वायर अपॉन n से यानी स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड किया गया है। अब ये आपको पता होना चाहिए ना कि x बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मीन तो म्यू होता है, लेकिन वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर बाई n। शायद सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे रखी है तो 1/20 वेरिएंस होगा, तो रूट 1/20 स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा। मीन घटाया गया, स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड किया गया, बन गया SNV। सेम प्रोसेस हम इस तरफ भी करेंगे, लेकिन मीन की जगह पे क्या यूज करेंगे 3, बाकी SD जो है वो दिया हुआ है n की वैल्यू 20 के लिए। अब सॉल्व कर लेंगे, इधर तो बन गया Z और इधर कोई पॉइंट बनेगा, तो जरा हम देखते हैं इधर कौन सा पॉइंट बनेगा। इधर SNV का Z बन गया और इधर पॉइंट कैलकुलेट हो गया है -2.8272। तो हम जरा इसका फिगर बना के आपको दिखाते हैं। आपका जो Z है वो इस पॉइंट के ऊपर है, ये पॉइंट माइनस में है, इससे एक बात तो साफ हो रही कि 0 के पहले होगा, तो यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा -2.8272, ये हमारा पॉइंट है। और हमारा जो Z बताना है वो इसके ऊपर वाला बताना है। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी का अगर हम यूज़ करें तो जैसा पॉइंट हमारे पास ये है ऐसा ही पॉइंट हमारे पास एक प्लस वाला होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर। ठीक है, तो हम इसके नीचे का एरिया भी तो बता सकते हैं। अगर हम ये कहें कि इस पॉइंट के ऊपर का एरिया और हम इस पॉइंट के नीचे का एरिया, तो दोनों बराबर आएंगे क्योंकि सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल में। ये बात क्लियर? तो अब की बार Yes, हमको प्लस वाला एरिया चाहिए, मतलब इस प्लस पॉइंट तक का यहाँ से लेकर एरिया जो है, तो इसके लिए हम फिर से टेबल का यूज़ करेंगे। तो 0 के पहले का 0.5 हमको पता है, यानी हम 0 से इस पॉइंट तक का एरिया टेबल से देखेंगे। तो हमारा पॉइंट है 2.827, तो हम इस पॉइंट को सर्च करते हैं जाके टेबल पर। चलिए पहुंच गया हम लोग टेबल पर। टेबल पर हम लोग को पॉइंट लेना है 2.8272। तो ये जो हमारी टेबल होती है डेसिमल के 2 डिजिट तक होती है, तो हम पहले इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2.83। अब हम 2.83 आसानी से ढूंढ सकते हैं। आपको 2.8 इस तरफ देखना है, देखिए 2.8 मिला, ये देखिए 2.8 मिल गया, दिखा आपको? 0.4977। नहीं, 3 पे आइए बेटा, 3 मतलब ये वाला कॉलम आपको लेना, चौथा कॉलम, ठीक है? तभी तो 2.83 हुआ। तो 2.83 की वैल्यू ये आ गई। हाँ, आपने ये बोली थी 0.4977, ठीक है, सही बोला। तो 0.4977 जो वैल्यू आई है वो कहाँ से? 0 से है, उसमें अभी 0.5 और तो ऐड करिए,
है ना, 0.4977 और 0.5 अगर ऐड करेंगे तो आएगा 0.9977। ये हमारी हो गई एक्चुअल वैल्यू जेड की, जिसके नीचे का एरिया 5% होगा या ऊपर का एरिया 95% होगा। ठीक है, चलिए हम आगे Yes, sir. बढ़ते हैं। अब देखिए वैल्यू यूज़ क्या की गई है, 9975 यूज़ की गई है, डायरेक्ट यहाँ पे टेबल से वैल्यू लिखी गई है और आपने देख लिया कैसे ये आई है। ठीक है, चलिए Yes, sir. तो ये तो क्लियर हो गया। अब बताइए नेक्स्ट डाउट किसका था। तो आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो फिर क्लास को हम वाइंड अप करें यहाँ पर। बाकी सभी लोग अब तैयारी करिए, पढ़िए अच्छे से, और कल शायद कंप्यूटर साइंस का पेपर भी है तो सारे बच्चे क्लास ज्वाइन भी नहीं कर पाए हैं। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आपको ग्रुप पे मैसेज करना है, किसी को कोई समस्या होती है तो पेपर के पहले तक आप मैसेज करिएगा, हम लोग फिर मिल सकते हैं एक बार और ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, लेकिन बेसिक्स आप लोग सारा तैयार करके रखिए, जैसे कि आपको नॉर्मल की टेबल में डिस्ट्रीब्यूशंस तो आने ही चाहिए कि एक्स बार क्या फॉलो करता है, एक्स अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो पढ़िए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। बाकी जो डाउट्स हैं उनके लिए हम फिर से क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे जैसी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, थैंक यू।